आप लोगों को करनी पड़ती है। पर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप किसी चीज को ऐसे तरीके से समझ सको जिससे आप उसे हमेशा के लिए याद रख सको? दिमाग की मेमोरी यानी स्मरण शक्ति एक चीज होती है और आपके समझने की शक्ति एक अलग चीज होती है। स्मरण शक्ति आपको किसी चीज को याद करने में और याद रखने में मदद करती है, पर समझने की शक्ति आपको किसी भी चीज को पूरी तरह से जानने में मदद करती है। अब जब किसी चीज को आप अच्छे से जान लेते हो तब आप उसे जल्दी भूलते नहीं हो। जान लेते हो मतलब एक तरह से उसे समझ लेते हो। ये तो बहुत जानी मानी बात है कि आपको पढ़ते समय किसी चीज को रटना नहीं बल्कि उसे समझना चाहिए। अब तक जो मैंने बोला उसका साफ साफ मतलब यही है कि समझना और याद करने में बहुत फर्क है और दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब आप किसी चीज को समझते हो तब आप उसे चाह के भी भूल नहीं पाओगे, पर अगर याद करोगे तो भूल जाओगे। पर पढ़ाई में आपने ये जरूर देखा होगा कि कभी कभी आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है और अगर आप उस चीज को याद भी करते हो तो थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपको समझ आ गया है। आपको लगता है कि हाँ ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है और फिर ऐसे। आप स्टेप्स को रट लेते हो पर आप कुछ दिन बाद उसे भूल जाते हो। तो जो मैंने कहा उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप उस तरह से नहीं पढ़ रहे हो जिस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। रटने के लिए तो आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते हो, पर समझने के लिए और हमेशा के लिए याद करने के लिए आपको एक सिस्टमैटिक वे यानी एक तरीके से पढ़ना होगा। और अभी आप एक नॉन सिस्टमैटिक वे से मतलब जस्ट यूं ही पढ़ रहे हो बिना किसी तरीके के। तो बिना किसी तरीके से पढ़ोगे तो पढ़ाई में मन नहीं लगना तो जाहिर सी बात है। जिस तरह हर काम करने का एक तरीका होता है बिल्कुल वैसे ही पढ़ने की भी टेक्निक्स होती है, यानी हिंदी में बोले तो तरीका होता है। सब लोग यही कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो बस कैसे भी पढ़ो, पर कोई ये नहीं बताता कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे मन लगाएं। इसका उत्तर यही है किसी अच्छे तरीके से पढ़ना। किसी अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो हर चीज को समझोगे और हमेशा के लिए याद भी रखोगे। कुछ टेक्निक्स अच्छी होती है और कुछ बहुत अच्छी। पढ़ने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, पर मैं किस लिए हूँ? आपके लिए सबसे अच्छे तरीके को खोजना मेरा काम था। उन सारे तरीकों में से सबसे नंबर 1 रैंक 1 टेक्निक ये है, द रिचर्ड फाइनमैन टेक्निक। इस तरीके को सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक रिचर्ड फाइनमैन ने निकाला था। वो विज्ञान के एक फील्ड जिसका नाम है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, उसमें इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था और भी बहुत बड़े बड़े खोज किए इन्होंने। पढ़ने के इस तरीके के निर्माता को 1965 में नोबेल प्राइज भी मिला था और यही इनके ज्ञान और अद्भुत बुद्धि का सबूत है। ये एक बहुत अच्छे टीचर भी हुआ करते थे और इनकी सबसे बड़ी खासियत थी किसी भी चीज को समझाना। ये किसी भी कठिन से कठिन टॉपिक को इतने सरल भाषा में समझा सकते थे कि कोई बच्चा भी उसे समझ लेता था। समझने की एक अद्भुत कला थी इनमें। उनका निकनेम ही द ग्रेट एक्सप्लेनर रख दिया गया था। वो खुद इस तरीके का इस्तेमाल करते थे किसी भी चीज को समझने के लिए, और वो जब किसी चीज को समझ लेते थे तब कभी भी भूलते नहीं थे। फिर उन्होंने इस तरीके को पूरी दुनिया के साथ शेयर किया, पर बहुत कम ही लोग उस तरीके को जानते हैं। पर आप उन लकी लोगों में से एक हो, क्योंकि पढ़ने की सबसे शक्तिशाली तरीके से अब आप पढ़ने वाले हो। ये है वो तरीका। आपने किसी चीज को पढ़ा तो सबसे पहले तो आप उस चीज को बार बार पढ़ो जब तक आप उस चीज को अच्छे तरीके से समझ नहीं लो। एक बार पढ़ा और आपको कोई चीज समझ नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो कभी भी समझ नहीं आएगी। कुछ बार पढ़ने के बाद वो आपको समझ में आएगी ही आएगी। किसी भी टॉपिक को आपने अच्छा खासा पढ़ लिया, उसके बाद इस टेक्निक का पहला स्टेप आता है। ये स्टेप उस पढ़े हुए चीज को और भी मजबूत बनाने के लिए होता है। इस टेक्निक का पहला स्टेप, किसी खाली कागज को लो और उसके ऊपर जिस टॉपिक को आपने पढ़ा और अब आप उसे हमेशा के लिए पूरी तरह से समझना चाहते हो, उसे पेपर के ऊपर लिख दो। आप लोगों को अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं न्यूटन का तीसरा लॉ लेता हूँ। आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा इसके बारे में, तो मैंने पेज के ऊपर लिख दिया न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मान लो आप किसी दीवार को ढकेल रहे हो और मान लो 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर करते करते सबसे हाईएस्ट 10 पावर उतनी बल है आपके शरीर में। तो अगर आप अपने शरीर के जोड़ को यूज करके 9 पावर से अगर आप दीवार को ढकेलोगे तो असल में दीवार भी आपको उतनी ही फोर्स से वापस ढकेलती है। आप 9 पावर लगाओगे तो दीवार भी उधर से 9 पावर लगाती है और इसके चलते आप एक ही जगह पर रहते हो, न दीवार घसकती है और न आप। ये न्यूटन का तीसरा नियम मैंने जस्ट उदाहरण के लिए लिया। दूसरा स्टेप है उस टॉपिक को समझाना। जिस चीज को आप समझे हो उसे कुछ लाइंस में समझाओ, मतलब बिल्कुल अपने तरीके से, मतलब जो समझ में आए वो लिख डालो।
5-6 लाइन में। आपको न्यूटन का लॉ जो मैंने बताया उससे आपने जो भी सीखा उसे कुछ लाइंस में लिखो। जैसे मैं हिंदी में लिखकर दिखाता हूँ। जो शुरू में पेज के ऊपर हेडिंग दी आपने, उसके जस्ट बाद ही आपको उसे एक्सप्लेन करना है, उसे समझाना है। आपने कोई टॉपिक को अगर पढ़ा और समझा है तो इसका मतलब आप उसे समझा भी सकते हो। सीधी सी बात है। जैसे मैंने आपको न्यूटन का 3rd लॉ समझाया, और अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप उसे एक ऐसे इंसान को समझाओ जिसको 3rd लॉ के बारे में कुछ नहीं पता, तो क्या आप समझा पाओगे? हाँ, अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो बिल्कुल समझा पाओगे। तो हेडिंग लिखने के बाद जब समझाने की बारी आती है, तब अगर आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, यानी समझाने में सक्षम नहीं हो, तो इसका मतलब आपने उसे अच्छे से नहीं समझा। तो आपको फिर से जाकर उसे पढ़ना है। तब तक पढ़ते रहो जब तक आप इतने सक्षम ना हो जाओ कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को समझा सको। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली, यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। आप उस टॉपिक को कुछ बार पढ़ लो कि आप उसे समझा पाओ। उसके बाद आप उसे सीधी भाषा में लिखने की कोशिश करो। जैसे अगर आप समझ गए होंगे तब आप ये लिखोगे, न्यूटन का 3रा नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा उसके विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया होती है। सीधा सीधा आपको ऐसा लिख देना है। इसके बाद तीसरा स्टेप है अपने गलतियों को पहचानना। पिछले स्टेप में आपको जो समझ में आया उसे आपने एक समझाने के तरीके से लिख डाला। अब तीसरी स्टेप में आपको देखना है, एक बार चेक करना है कि कहीं आप उसे गलत तो नहीं समझा रहे हो। अगर गलती लग रहा हो और अगर समझाने में कोई दिक्कत हो रही हो तो फिर से जाके उसे अच्छे से पढ़ना होगा आपको। जब आप अच्छे से समझा सको तब इसका मतलब आप उस चीज को आप समझ चुके हो। पर असली पिक्चर अब शुरू होती है। चौथा, आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप, उस टॉपिक को सरल भाषा में समझाना। पिछली वाली जो समझाने की स्टेप थी उसमें आपने समझाया था, अब बारी आती है उसे और सरल भाषा में समझाने की। ये सरल भाषा बहुत जरूरी है इस स्टेप में। अब आपको उस टॉपिक को समझाना है। आप सोच रहे हैं कि आपके पास एक काल्पनिक दोस्त बैठा हुआ है या बैठी हुई है और उसको उस चीज के बारे में कुछ नहीं पता, तो अगर आप नॉर्मल भाषा में समझाओगे तो शायद वो ना समझे। इसलिए आपको जितना हो सके उतनी सरल भाषा में उस काल्पनिक व्यक्ति को समझाना है। याद रखना, सिंप्लिसिटी इज द की। जैसे न्यूटन का 3रा नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा उसके विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे आप और सरल भाषा में लिखोगे और आप ये सोचोगे कि किसी बच्चे को मैं समझा रहा हूँ, तो आप ये कहोगे, अगर तुम किसी चीज पर जोर लगाओगे तो वो चीज भी तुमको उतनी ही जोर से वापस ढकेलेगी। अब प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया ऐसे वर्ड से तो सिंपल है ना, ढकेलेगा, जोर लगाओगे, हम लोगों की बोलचाल वाली भाषा है ये। तो इसके चलते कोई भी व्यक्ति उस चीज को पूरी तरह से समझ सकता है। तो ये जो चौथा स्टेप है ना, ये और भी सरल भाषा में समझाने वाला, ये आपके सबसे काम की है। पढ़ाई में जितनी सरलता हो उतना अच्छा होता है, और सरल भाषा से समझी हुई चीज को आप चाह के भी भूल नहीं सकते हो, क्योंकि ये साइंटिफिकली साबित किया हुआ है कि सरल भाषा से आप उन्हीं चीजों को समझा सकते हो जिस चीज को आप एकदम अंदर तक समझ चुके हो। ये टेक्निक सिर्फ विज्ञान से ही जुड़े किसी चीज को समझने तक सीमित नहीं है। आप इसे किसी भी चीज को समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो किसी भी चीज से जुड़ी हुई हो। इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो भी आप पढ़ते हो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है और आपको कोई भी बात सालों तक याद रहती है। इस तरीके को इस्तेमाल करो हर कुछ को समझने के लिए, और आप ये जरूर देखोगे कि हर एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मेडिटेशन आखिर एग्जैक्टली करते कैसे हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं वो ये है, वेयर कैन आई मेडिटेट, मतलब हम मेडिटेशन कहाँ पे कर सकते हैं। इसका सिंपल आंसर है कहीं भी। जी हाँ, कहीं भी। चाहे आप किसी कुर्सी पर बैठे हो या फिर किसी पार्क के बेंच पे, आप जहाँ चाहें वहाँ मेडिटेशन कर सकते हो। इसे आप कहीं भी इसलिए कर सकते हो क्योंकि मेडिटेशन में शरीर का कोई मूवमेंट नहीं होता है। ये एक माइंड की एक्सरसाइज जैसी होती है। पर एक चीज इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कहीं भी मेडिटेशन करो, पर अपनी बैकबोन को जितना हो सके उतना सीधा रखने की कोशिश करो। जी हाँ, ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रूल है। बेड पे लेटे हुए ही अगर आप अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करोगे तो आप ये जरूर नोटिस करोगे कि आपको नींद आने लगेगी, और अगर किसी आरामदायक कुर्सी पर बैठ के करते हो तब भी आपको नींद आने लगेगी। इसलिए मेडिटेशन का सबसे बेस्ट तरीका है सीधा बैठकर किसी भी आसन में करना। बाकी सब पोज में भी मेडिटेट कर सकते हो, पर ये आसन वाली टेक्निक सबसे बेस्ट है।
आसन वाली मेथड सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि जब भी आप किसी आसन में बैठते हो, जैसे पद्मासन, तब आपकी बैकबोन स्ट्रेट होती है और इसके चलते आपको नींद नहीं आती। आसन में अपने बैकबोन को स्ट्रेट करके बैठने के बाद आप अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि वाह, कितने आराम से तुमने बोल दिया कि मन को शांत कर लो, पर ये उतना आसान नहीं है। तो मैं जानता हूँ कि मन को शांत करना इस दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है, पर अगर आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत अच्छे से अपने मन को कंट्रोल कर सकोगे। जैसे आप अपने मन को शांत करने की कोशिश करोगे, वैसे आपके मन में और भी विचार आना शुरू हो जाएंगे और तब आप अपने सांस पर ध्यान लगाना, आपके नाक से हवा आपके अंदर कैसे जा रही है उस पर ध्यान लगाने की कोशिश करना। सांस कैसे अंदर बाहर जा रही है उस पर ध्यान लगाइएगा। ये सांस पर ध्यान लगाने वाली ट्रिक सबके लिए सबसे बेस्ट काम करती है। जब भी मन में कोई ख्याल आए तब आप अपने ध्यान को सांस पर लगा दीजिए और अपने ध्यान को सांस पर तब तक लगाए रखिए जब तक आपके विचार कम ना हो जाए। विचार आपका ध्यान वापस खींचेगी, पर आप अपने ध्यान को वहीं सांस पर लगाए रखना। जब आप इसे पहली बार करोगे तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा कठिन होगा। आपका ब्रेन सोचेगा कि अरे ये क्या कर रहे हो, सांस पर ध्यान लगाने से क्या होगा, उससे अच्छा कुछ काम करो। पर ये सब आपके ब्रेन की ट्रिक्स है। पर जैसे जैसे वक्त बीतेगा आप बहुत देर तक अपने ध्यान को सांस पर लगाए रख सकेंगे। आप अपने ध्यान को एक चीज पर फोकस करते हो और इसी के चलते आपकी फोकस मेडिटेशन में बहुत बढ़ जाती है और इसके चलते जनरल लाइफ में भी जिस चीज पर चाहे उस चीज पर आप फोकस कर सकोगे, चाहे वो पढ़ाई हो या ऑफिस का कोई काम। वैसे मेडिटेशन के बहुत तरीके होते हैं, जैसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, हार्ट रिदम मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। जो मैंने आपको अभी सांस वाली ट्रिक बताया वो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। माइंडफुलनेस का मतलब होता है किसी चीज का अवेयरनेस होना और इस ट्रिक में आप अपने सांस पर ध्यान लगाते हो, अपने सांस के एग्जिस्टेंस के बारे में अवेयर होते हो। जितने भी मेडिटेशन के तरीके हैं उनमें से सबसे बेस्ट और सबसे इजी तरीका है ये। और एक सवाल जो हमारे मन में उठता है वो ये है कि चलो अगर हमने बहुत देर तक सांस पर फोकस कर भी लिया तो कितने दिन तक, मतलब कितने दिन तक अगर हम लोग ऐसे ही अपने सांस पर डेली फोकस करेंगे तो हमें मेडिटेशन का फायदा बुझाएगा। देखो, इसका कोई डिफाइनाइट आंसर नहीं है। इसका सिंपल आंसर है जितनी देर तक आप मेडिटेशन करोगे आपको उतना ही फायदा होगा। अगर आप सिर्फ 2 मिनट तक मेडिटेशन करोगे तब भी आपको फायदा होगा और अगर आप 1 घंटे मेडिटेशन करोगे तब भी होगा। पर अगर जनरल ड्यूरेशन की बात करें तो आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक मेडिटेशन करना चाहिए। यार, कई लोग कहते हैं कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो मैं तो यही कहूँगा कि पूरे दिन के 1440 मिनट में से कम 10 मिनट तो निकालिए। 10 मिनट की मेडिटेशन अगर आप 1 हफ्ते तक करोगे तब आपको अपने अंदर बेनिफिट्स बुझाने लगेगा। 1 महीने बाद ये बेनिफिट्स और भी बढ़ जाएगा और 3-4 महीने की रेगुलर मेडिटेशन के बाद ये बेनिफिट्स अल्टीमेट स्टेज तक पहुंच जाएगी। वैसे इसकी टाइमलाइन कभी खत्म नहीं होगी, पर 3-4 महीने के बाद आपको कुछ बड़े चेंजेस दिखने लगेगी अपने अंदर। इसलिए मैंने ये वर्ड अल्टीमेट यूज किया। इससे आगे और भी बहुत कुछ है। मेडिटेशन का फाइनल गोल होता है इनलाइटनमेंट, पर इनलाइटनमेंट के लिए सालों की मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सच में बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस करना है तो आपको मेडिटेशन डेली करना चाहिए। अगर पर्सनली मैं आपको रेकमेंड करूं तो मैं आपको सुबह उठने के बाद के टाइम को रेकमेंड करूंगा। 1 हफ्ते बाद आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगेगी। इसकी बेनिफिट्स एक्चुअली इंसान के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर आपका लाइफ कुछ ज्यादा ही स्ट्रेसफुल है तो आपको 2-3 हफ्ते भी लग सकते हैं, पर अगर आप एक यंग टीनेजर हो तब आपको बेनिफिट्स बहुत जल्दी दिखने लगेगी। जो भी हो, पर जनरल लाइफ में बेनिफिट्स आपको 1 हफ्ते बाद ही बुझाने लगे। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज दूसरों तक पहुंच सके और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।